नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने यहां एक बड़ी रैली की। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। 10 मार्च को इसी सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भरा था। हल्दिया में पदयात्रा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने ममता की चोट के मुद्दे पर चुप्पी उन्होंने साधी रही। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराने की बात तो कहते रहे, लेकिन उनकी ममता को लगी चोट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब शुभेंदु अधिकारी पर्चा भर रहे थे और दूसरी तस्वीर नामांकन से पहले की जब रोड शो कर रहे थे। अच्छी खासी भीड़ उनके इस रोड शो के दौरान नजर आई और खास बात यह है कि इस रोड शो के दौरान जय श्री राम के नारे लग रहे थे और 3 हैवीवेट मंत्री इस नामांकन के दौरान, इस रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी के साथ रहे। बाबुल सुप्रियो साथ रहे, स्मृति ईरानी साथ में थी और धर्मेंद्र प्रधान। ये तीनों नेता इस दौरान इस रोड शो में साथ रहे और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपना पर्चा भरा। ये तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उस विश्वास के साथ कि राम राज्य की कल्पना जो न्याय की है, इस गौरव के साथ कि राम राज की कल्पना जो महिला सम्मान की है, इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है, एक बार फिर एक स्वर में हम बोले, मां भारती के चरणों में शीश झुकाकर भारत माता की, आभार बोलছি भारत माता की, भारत माता की বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে। रोड शो और नॉमिनेशन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में भगवान के दर्शन भी किए। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले सिंहवासिनी मंदिर पहुंचे और यहां मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी जानकीनाथ मंदिर गए और यहां हवन कुंड में आहुति देकर भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें इस रण में, नंदीग्राम के इस रण में जीत दिलाए। तो नंदीग्राम का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और सबकी नजर, खासतौर पर पूरे बंगाल की नजर इस वक्त नंदीग्राम की सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट सीट है। यही हमारा आज की डिबेट का पहला सवाल है कि नंदीग्राम की सीट बनी हॉट सीट, किसकी हार, किसकी जीत। हमारा दूसरा आज का डिबेट का सवाल है कि शुभेंदु ने भरा पर्चा, किसकी जीत का चर्चा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बंगाल के रण में किसान, क्या और बढ़ेगा घमासान? और स्मृति का जय श्री राम, क्या जय श्री राम से बीजेपी का बंगाल में भी बनेगा काम? इन्हीं सवालों के साथ मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं और मेरे साथ जो पैनल है, मैं सबसे पहले उस पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त ओम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विजय मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर फौद हालिम, नेता सीपीआई, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं विजय मिश्रा जी के पास चल रहा हूं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। विजय मिश्रा जी, 2 दिन पहले ममता दीदी ने नामांकन किया, आज उसी सीट से शुभेंदु अधिकारी ने भी नामांकन किया। वो भी मंदिर गए, दर्शन उन्होंने किए, अच्छा खासा लंबा चौड़ा रोड शो किया, 3 हैवीवेट मंत्री उनके साथ रहे और मुकाबला कड़ा होगा, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन सीधे तौर पर आज जब वो संबोधित कर रहे थे जनता को, तो उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाए कि टीएमसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, दीदी और भतीजे की चलती है, इस दावे के साथ कि ममता बनर्जी को मैं ही हराऊंगा।
देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, वो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगी और वहां की जनता यह तय कर चुकी है, वहां के मतदाता यह तय कर चुके हैं कि उन्हें जिताना है। और जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में विकास की आंधी है, पहले जो केंद्र से जो मंत्री महोदय लोग आए हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे विचार करें कि गैस और पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में यहाँ की आवाम को बताएं। और नंदीग्राम जो है वहां लोग चुनाव की तिथि का इंतजार कर रहे हैं और वहां से ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं, केवल जो है चुनाव की तिथि और रिजल्ट बाकी है और 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगी। अगर मेरा सौभाग्य हुआ 2 तारीख को आपके साथ इस चैनल पर, तो मैं यह प्रमाणित भी हो जाएगा कि क्या मैं सच बोल रहा हूं ना मैं राजनीतिक बात बोल रहा हूं। क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां 67 प्रकल्प के माध्यम से यहाँ के बच्चे से बुजुर्ग तक, श्रमिक, किसान, सभी को हर तरह की सुजोग सुविधाएं मिल रही है विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से। जन्म से मृत्यु तक यहाँ जो है सारे लोगों को जो है कन्याश्री, रूपोश्री, खाद्योश्री, सबुश्री, हर तरह के प्रकल्प हैं। बंगला आवास योजना है, आपका समूहव्याती है, हर तरह के प्रकल्प हैं। एकमात्र बंगाल में जो है, अगर एकमात्र बंगाल में विधवा भाता, वृद्धा भाता, विकलांग भाता 1000 रुपए है। शायद अन्य किसी राज्य में जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, शायद ऐसे राज्य में मुझे तो नहीं लगता कि है। इसीलिए यहाँ की जनता जो है तय कर चुकी है कि पुनः ममता दीदी को ही लाना है और टीएमसी की गवर्नमेंट को बनाना है। ठीक है, बोल रही है नंदीग्राम की जनता पुनः चाहिए दीदी ममता, बोल रही है बंगाल की जनता तृतीय बार आएगी नेत्री ममता। नहीं, लेकिन नंदीग्राम में तो शुभेंदु थे ना, हैं अभी? जी शुभेंदु जी, सुनिए, चुनाव है, चुनाव के वक्त स्वाभाविक है कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से लोग लड़ेंगे ही, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो। मौजूदा वक्त में तो नंदीग्राम से शुभेंदु ही है ना विधायक जी, वर्तमान में शुभेंदु जी आप कह रहे हैं ना पुनः ममता, तो पुनः में तो फिर शुभेंदु का नाम आना चाहिए ना। पुनः जो है बंगाल में आ रही है ना, तृतीय बार जो है बोल रही है बंगाल की जनता पुनः चाहिए दीदी ममता बंगाल के लिए। उन्हीं के नेतृत्व में तृतीय बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो है 200 से ज्यादा विधायक चुन करके आएंगे। ठीक है, ठीक है। ओम प्रकाश सिंह जी के पास चल रहा हूं, जो आपने बात कही उन पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं और चौधरी साबित मलिक किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन ओम प्रकाश सिंह जी, अभी आपने सुन लिया अपने मित्र को, टीएमसी के मित्र को, कोई ओपिनियन पोल नहीं, कोई एग्जिट पोल नहीं, सीधा रिजल्ट उन्होंने बता दिया कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी जीत रही हैं और बंगाल में भी ममता बनर्जी जीत रही हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 50,000 से हराऊंगा ममता बनर्जी को, वो कह रहे हैं कि दीदी 1 लाख से हराएंगी। रिजल्ट है इनके पास, के पास पूरी छोड़कर कुछ बचा नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी बात की। लाडली योजना मध्य प्रदेश में चलाया गया सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, उसका नकल हुआ कन्याश्री। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राम बांग्ला सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, चीटिंग देखिए, कॉपी पेस्ट मंत्रालय इनका रहा है। मैं पूरे थ्योरी है मेरे पास, सुबह हो जाएगा। बड़े भाई मिश्रा जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे नेता है जो भी। तो पहले तो वहाँ आते हैं। और 2 नंबर बात, आयुष्मान योजना जो पहले से देश में चल रहा है, उसको बंगाल में आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लागू कर रहे हैं बंगाल में? क्या डर है कि मोदी लोकप्रिय हो जाएंगे, मोदी आ जाएगा? डर देखिए। और आता हूँ आखिरी बात, ये नंदीग्राम 2007 में आंदोलन शुरू हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीपीएम गवर्नमेंट ने सालेम ग्रुप को केमिकल हब बनाने के लिए बुलाया। गोली चली, 15 किसान मारे गए, 60 लोग बेघर हो गए, सैकड़ों घायल हैं। 6 महीने तक नंदीग्राम आंदोलन चला। ममता बनर्जी ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का साथ दिया और सत्ता की मलाई चाटने के लिए नंदीग्राम का इस्तेमाल किया। आज तक वहां के किसानों को मुआवजा नहीं मिला। जो लोग गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारी थे वो तृणमूल में नेता बन गए, मंत्री बन गए। मनीष गुप्ता जी उसी में भी है। और आइए, इन 10 सालों में ममता को न नंदीग्राम की याद आई न सिंगुर की याद आई। हम तो, मैं आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे, मैं आपको ही बता रहा हूँ बड़े भाई कि नंदीग्राम ममता का जाना शुभेंदु अधिकारी का ऐलान और जाना ही उनकी पहली पराजय की सीढ़ी है। क्योंकि
भवानीपुर में तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही भवानीपुर विधानसभा पे पिछड़ चुकी है, बीजेपी से हार गई है, रिकॉर्ड देख लीजिए। नंदीग्राम छोड़ के इनका कोई ऑप्शन नहीं है, इनको मालूम है। हमें तो इस बात की खुशी है। और बीते कल जो नाटक हुआ है ना हमले का, मैं किसी मीडिया, किसी सीबीआई, सीडी पुलिस की बात पे नहीं जाता। ममता बनर्जी पहले दिन कह रही हमारे ऊपर हमला हो, मेरे पे हमला हुआ, 4-5 लोगों ने किया। अगले दिन क्या कर रही है? मुझे लगता है मेरे शरीर पर गाड़ी चढ़ गई है। एक मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होता है क्या? और जब महामहिम राज्यपाल जाते हैं हॉस्पिटल में उनको देखने, देखिए राजनीति की एक गरिमा होती है, सुचिता होती है। मान लीजिए हमारी विरोधी नेत्री महिला है, भारत ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, विशेषकर भाजपा के लोग हमेशा। ममता बनर्जी का भी हम आदर करते हैं, स्वस्थ हुई है, शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ठीक है सर, लेकिन इस बीच हाँ ओम प्रकाश सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सियासत में अब किसानों की एंट्री भी हो गई है। बंगाल में कई महापंचायत करने जा रहे हैं किसान। नंदीग्राम, आसनसोल और सिंगूर में महापंचायत करेंगे किसान और बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करेंगे किसान। ये कह दिया, इससे पहले ही इस बात को राकेश टिकैत कह चुके थे कि हम 12 तारीख को बंगाल जाएंगे और बंगाल में फिर जगह जगह जाकर हम चुनाव प्रचार करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत देना। 12, 13 और 14 मार्च का अपना कार्यक्रम किसानों ने घोषित कर दिया है। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसानों ने, जिसमें उन्होंने बता दिया कि वो नंदीग्राम में भी महापंचायत करेंगे, जहां से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी की ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, और सिंगूर में भी और आसनसोल में भी जाकर वो महापंचायत करेंगे और लोगों से इस बात की अपील करेंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत देना। ऑल इंडिया स्ट्रैटेजी है और ये 7 महीना ये संगठन पूरा आंदोलन चला रहा है। 500 संगठन इसके अंदर है, सब दल का, सब मत का लोग इसमें है, कोई सहमति इसमें नहीं है। सिर्फ 2 मुद्दे पे सहमति है। सहमति के आधार पर 3 कानून वापस लो, एमएसपी कानून बनो, ये बात में हम 500 संगठन एकता है। इसके बाहर किसका क्या ओपिनियन है ये हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये आंदोलन हम कर रहे हैं। हमारा दिल्ली में बैठे हैं लोग, 280 लोग मर गया, मगर सरकार हिल नहीं रहा है। सरकार अमानविक है, सरकार जनता का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अमानविक सरकार के खिलाफ हमारा जो लड़ाई है पूरा देश में चल रहा है। हम पूरा देश में आंदोलन को एक्सप्लेन करना चाहिए। लोग समझ रहे हैं 3 कानून खराब है, क्यों खराब है बहुत लोग को मालूम नहीं है। तो हम ये महापंचायत करके ये वार्ता ले जा रहा हूँ। तो आपने सुन लिया, अब किसान भी पश्चिम बंगाल के इस रण में उतर आए हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील करने वाले हैं। वापस मैं अपने पैनल पर चल रहा हूं, ओम प्रकाश जी से एक रिएक्शन लूंगा, फिर बाकी गेस्ट के पास चलूंगा, क्योंकि ये जो पूरा मसला है ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हम लगातार देख रहे हैं ओम प्रकाश जी कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर तो थे ही, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार वो बने हुए हैं, लेकिन अब पीछा करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है, महापंचायत कर रहे हैं जगह जगह, नंदीग्राम में भी महापंचायत करेंगे और कह रहे हैं अब हम लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट मत देना। देखिए, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किसी को भी अपनी बात रखने का, विरोध करने का हक है। और एक बात मैं, आप बहुत विशिष्ट पत्रकार रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े भाई, आपके माध्यम से यहाँ बैठे पैनल के सभी लोगों से, किसान आंदोलन पर बार बार लोकसभा में कृषि मंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आपकी ये सारी बातें ठीक है, एक सेकंड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटरिंग कर रहा है इस बार किसान आंदोलन की। आप तो विशिष्ट पत्रकार हैं, आपकी मीडिया पे दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट उतरी है इसमें, उन्होंने एक अपना पैनल दिया, लोगों को वार्ताकार दिए, अब तो मामला न्यायालय के अधीन है। और ये जो टुटपुजिया जिस तरह से डुप्लीकेट किसान है, ये 3 दिन नहीं 30 दिन बंगाल में दौरा करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो 3 कानून है, एक उसमें है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पंजाब में जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तोड़ने पर किसान को 5 साल की जेल है, जुर्माना है, हमारे इस कानून में नहीं है, किसान फायदे में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे हावड़ा के उलबेड़िया में है, मैं हावड़ा का निवासी हूँ बंगाल में, ऑलरेडी चल रहा है। क्या है 3 कानून, कोई बता दे तो कौन सा गलत है? एक भी पैनल में बैठे लोग बताए कि कौन सा हिस्सा वो मैं कह रहा हूं ना प्रकाश जी, वो सारी बातें आपकी ठीक है, सारी बात की आपकी एक जगह ठीक है, बात हो रही है, बात हो रही थी, कई चरण हुए, सब ठीक है, लेकिन अब तो मामला आगे बढ़ गया है ना, अब तो किसान बंगाल पहुंच गए हैं, तो डेंट नहीं करेंगे क्या? डर है बीजेपी को कुछ की डेंट करेंगे? नहीं, बीजेपी डरने वाली पार्टी नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी डरती नहीं है। ठीक है, बंगाल में सरकार, ठीक है, मैं चौधरी साबित मलिक से इस पर रिएक्शन लूंगा। चौधरी साबित मलिक किसान नेता हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। चौधरी साबित मलिक, आप पहुंच तो गए हैं बंगाल, किसान नेता हमने देखा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और 2-3 दिनों का जो कार्यक्रम है वो भी बता दिया गया। क्या बीजेपी को डेंट करने की कोशिश है?
क्या ये प्रयास करेंगे कि बंगाल में बीजेपी ना आए? ऐसा है, अभी हमारे जो मित्र बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, कितने सभ्य आदमी हैं ये, किसानों के प्रति कितने अच्छे शब्द बोलते हैं। ये इन लोगों को नतीजा है, इन लोगों को समझ में आना चाहिए किसानों के लिए आप कैसा भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और जो कहते थे ना कि ये आतंकवादी हैं, ये नक्सली हैं, ये खालिस्तानी हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम बंगाल जा रहे हैं। कोई दिक्कत और नहीं। अगर ये अब भी नहीं सुधरे, अगर ये अब भी नहीं सुधरे तो इनको जनता बताएगी। हम लोग तो ये कहने जा रहे हैं कि 2016 में जिनके मुकुल राय और वो त्रिवेदी और तमाम जो लोग थे जिनको ये आज शामिल कर रहे हैं, उन्हीं को भ्रष्टाचारी कह रहे थे। हम तो ये कहने जा रहे हैं कि इन्होंने किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। क्या किसान की आय दुगनी हो गई? क्या लोगों को वहां पर एमएसपी मिल रही है? अरे एमएसपी जब बंगाल जो है भारत में सबसे ज्यादा 155 मीट्रिक लाख टन चावल पैदा करने वाला राज्य है, उनको वहां एमएसपी नहीं मिल रही, फसल की लूट हो रही है। हम लोग वहां पर किसानों को यही बताने जा रहे हैं कि इन लोगों ने जो वादे नहीं, मुझे बताइए कि आपकी मंशा बीजेपी को डेंट करने की है, किसी को सपोर्ट करने की है? पहले ये क्लियर कीजिए। हमारी मंशा जो हमारे खिलाफ कानून बनाए हैं, जो नीतियों का विरोध है, किसी पर्सनल का विरोध नहीं है, ना हम किसी का सपोर्ट कर रहे। अभी आपने देखा होगा बंगाल के अंदर आज कलकत्ता में जो हमारा रोड शो हो रहा है, उसको देखकर इनको पता लगेगा कि वहां की जनता कैसे किसानों का स्वागत कर रही है। इनको उसी से सबक ले लेना चाहिए। अभी आपके पास विजुअल आ रहे होंगे, कितना लंबा और कितना अच्छा रोड शो हो रहा है, और पूरे कलकत्ता की जनता सड़क पर खड़ा होकर उनका स्वागत कर रही है किसानों का। और हम लोग पहले इनको बता चुके हैं कि जहां जहां आप जाओगे हम लोग आपके तरह साए की तरह पीछे रहेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टी बना के आप चुनाव लड़ लीजिए, फिर किसी के क्या लेने जाएंगे? चौधरी साबित मलिक, आप पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव लड़ लीजिए ना, फिर किसी के दर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना फैसला खुद कीजिए। नहीं, हम लोगों को पार्टी की जरूरत नहीं है। किसान भारत का जब देश आजाद हुआ उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे, कम से कम 20 करोड़ लोग जो भूखे सोते थे, उनको आज किसान के वजह से ये स्थिति है कि हमारे देश के पास अगले 1-1.5 साल का अन्न है। हम लोग जो है राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं क्या एमएसपी मांगना जो सरकार ने तय किया क्या वो गुनाह है? अरे हम यही तो कह रहे हैं, जो आपने रेट नहीं मानते हो क्या भाई? आप हम अधिकतम नहीं मांग रहे, नहीं मानते हैं, आप संसद नहीं मानते हैं, आप इस देश के किसान बढ़ने का दावा कर रहे हैं। आपने किसानों का ठेका लिया है क्या पूरे देश का? आप सुप्रीम कोर्ट मानते हैं? अरे आप लोग जो है हमको नक्सली कहोगे, हमको आतंकवादी कहोगे, अगर हमने नहीं कहा, खुद से बने जा रहे हो, मैंने नहीं कहा। मांग रहे, आपने तो हमसे सीटू का वादा किया था, आपने तो हमसे सीटू का वादा किया था, मानते हैं, देश के गृह मंत्री को मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं, देश को बढ़ाने का काम करते हैं, मंत्री को मानते हैं। 2016 में जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हीं को आज गोदी में बैठा रहे हो। अरे अपनी बात कहिए ना, किसान आंदोलन कहिए ना। किसान शहीद हो गए हैं, 3 कानून में क्या गलत है बताइए? आपको तो प्याज टीवी के सामने बताइए क्या गलत है? कौन से 3 कानून गलत है बताइए? जाइए ना पंजाब में विरोध करिए। उसमें स्पष्ट फार्मिंग कैंसिल करने पर किसानों को सजा है, बोल सकते हैं। राजनीति में तो क्या है? हम बता रहे हैं, सुनिए, आप किसान नेता, हम किसान के घर में पैदा लिए हैं, आप न सिखाइए किसानी। हम लोग ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ। आप भी किसानी को ठेकेदार नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। फैसला होगा, एसडीएम का फैसला होगा, वो बाध्यकारी होगा, वो डिग्री के समान होगा। भू राजस्व के द्वारा वसूली की जाएगी। भू राजस्व की वसूली का मतलब होता है किसान की जमीन कुर्क करी जाएगी। ठीक है, उसमें लिखा है। ठीक है, हम इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर फौद हालिम भी मेरे साथ हैं, सीपीआई के नेता हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं, डॉक्टर फौद हालिम के पास। डॉक्टर साहब, अभी लेफ्ट की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट की स्थिति अभी क्या आप आंक रहे हैं? अभी तो जो सीधी टक्कर सीधे तौर पर दिख रही है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच दिख रही है, नंदीग्राम में भी और बंगाल में भी। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट अभी कहां खुद को आंक रहा है? पहले तो मैं सीपीआईएम का प्रवक्ता हूं, सीपीआई का नहीं जी। दूसरी बात यह है कि बंगाल की राजनीति को समझने के लिए आपको कुछ जो सूचक है वो सूचक का अध्ययन करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो सूचक है वो ये है कि 2 ब्रिगेड रैली हुए हैं कलकत्ता में, जहां पर
बाएं महाज कांग्रेस और आईएसएफ का एक ब्रिगेड रैली रहा और अगला रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। अब नरेंद्र मोदी का रैली को सक्सेसफुल घोषित करने के लिए उन्हें जो बाएं महाज का जो रैली था उसको फोटो चुरा करके वो लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल में प्रचार किए। इतनी जबरदस्त फ्लॉप शो भारतीय जनता पार्टी की हुई है कलकत्ता के सरजमीन पर। दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि नंदीग्राम में जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में पिछले लोकसभा के अगर आंकड़े देखें तो जो लोग बाएं महाज को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे थे, इस ख्वाहिश लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल का जो अत्याचारी नेता शुभेंदु अधिकारी है उसके खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी अपना नेता बना करके वो तमाम अपने जो वोटर्स हैं उनको निराश किए हैं और वो लोग दल के दल जुट बांध करके वापस बाएं महाज के पास लौट आए हैं। तीसरी बात है आपको यह जहन में रखना पड़ेगा कि 8 साल का केंद्र का जो एंटी इनकम्बेंसी है, नरेंद्र मोदी साहब ने नौकरी के मामले में जिस तरीके से जुमलेबाजी की है, नोटबंदी में जिस तरीके से लोग का विनाश हुआ है और ये जो जीएसटी लागू करने में जिस तरीके से विनाश हुआ है, और नंदीग्राम कृषि क्षेत्र है इसीलिए किसानों का जो महापंचायत वहां नंदीग्राम में आयोजित होने वाला है, इसका असर वहां पड़ना है सीधा भारतीय जनता पार्टी पर। ममता बनर्जी खुद 10 साल यहाँ पे शासन करके उन्होंने जो वादे किए थे नंदीग्राम के लोगों को कि वहां पर खुशहाली लाएगी, बदहाली लाएगी, वहां रास्ता का क्या हाल है, वहां बिजली का क्या कनेक्शन का क्या हाल है, वहां ग्रामीण इलाका में तृणमूल कांग्रेस के लीडर जो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए या जो कुछ बचे हुए हैं तृणमूल में ही, वो लोग जिस तरीके से वहां पे अत्याचार करते हैं आम आवाम पर, उसके खिलाफ नंदीग्राम के लोग इस बार बाएं महाज के कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी को समर्थन करना है। और आखिरी बात मैं कह करके खत्म कर रहा हूं कि नंदीग्राम का एक बड़ा संख्यक जो श्रमिक है वो लोग परिযায়ী श्रमिक है, वो लोग भिन्न राज्य में जाकर के काम करते हैं। जिस तरीके के उनसे रवैया की गई है इस कोविड काल में, वो लोग लौटने चाह रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें लौटने नहीं दिया मर्यादापूर्ण तरीके से, और ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग कोरोना एक्सप्रेस कोरोना लेकर के बंगाल लौटेंगे, इसलिए उन्हें रोकना है। तो आप देखिएगा कि नंदीग्राम में पिछले 1 साल में तकरीबन 35 पार्टी ऑफिस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के फिर से खुली गई है, और ये परिযায়ী श्रमिक ये लोग वापस आकर के दिल लगा करके वहां संगठन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखानी है इस चुनाव में। ठीक है, विजय मिश्रा जी, आप जो ममता बनर्जी की जीत के दावे कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा करती है, आप ममता बनर्जी की जीत का दावा करते हैं। आप कह रहे थे अभी कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी जीतेंगी। इस दावे के पीछे जो भरोसा आप जता रहे हैं, इसके पीछे क्या एक ठोस वजह है, क्या ठोस रीजन है, ये बताइए। 10 साल की आपकी सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल में कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी? और जैसा आपने सुना अभी कि सीपीएम ने भी एक महिला कैंडिडेट को ही उतारा है वहां से, सीपीएम ने भी एक महिला कैंडिडेट को उतारा है वहां से, और सीपीएम अकेली नहीं है, सीपीएम कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन है वहां पर, और एक महिला कैंडिडेट वहां पर उतारी जाती है। क्या इससे वोट बटेंगे नहीं? क्या इसका फायदा किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगा? फिर पूरे इस देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो अपने 10 साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड जो है लोगों को घर घर पहुंचाया जा रहा है, और दुआरे दुआरे सरकार जिसका राशन कार्ड नहीं है, निःशुल्क राशन की व्यवस्था, निःशुल्क राशन दिए जा रहे हैं। यहाँ जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड, लोगों को ट्रीटमेंट की व्यवस्था है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है विजय जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। विजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। जहां मैं आपकी बात रोक रहा हूं वहीं से मैं आपकी बात आगे लूंगा, लेकिन इस बीच एक खबर मुझे दिखानी है। मैं उसके बाद हेडलाइंस के बाद फिर आपके पास आऊंगा। जहां आपकी बात रुकी है वहीं से आपकी बात शुरू करूंगा। दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली के देशभक्ति बजट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में कुछ बड़ी बातें कही हैं, वो जरा दिखा रहे हैं। देता हूं, पिछले 1-1.5 महीने में देश का बजट प्रस्तुत किया गया। मैंने वो बड़े गौर से देखा। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग देश के हर राज्य में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, सबने घाटे के बजट प्रस्तुत किए।
दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी फायदे का बजट प्रस्तुत किया, सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी अपने एक बहुत बड़ी बात है। इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है, और इस 75वें साल में इस बजट के जरिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी, और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई चीजें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी। और फिर मैं अनिल जी के पास चल रहा हूँ। एकमात्र बंगाल ये एक ऐसा राज्य है कि जहां की सरकार पूरे 10 वर्ष के विकास मूलक कार्यों का रिपोर्ट कार्ड घर घर पहुंचाई है। आप पूछिए बीजेपी के जो प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जी हैं, हमारे मित्र हैं, कि विगत कई वर्षों से जो दिल्ली में इनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करूंगा, 15 लाख रुपए करके प्रत्येक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में मैं दूंगा, और जो है सस्ता खाना, पेट्रोल, डीजल, जब 2013 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय $76 प्रति बैरल उस समय कच्चे तेल का दाम था। उस समय 132 प्रति बैरल तेल का दाम था। नहीं, ये सब ठीक है। मुझे बताइए ना कि आप ममता बनर्जी को अजय क्यों मान रहे हैं? क्या कभी कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारा? ममता बनर्जी को आप अजय क्यों मान रहे हैं? अजय है जो, हाँ। सुनिए, सबसे बड़ा बात यह है कि जो जनता का इसी बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य भी चुनाव हारे थे, 2000 से 2011 तक सीएम रहे थे, और फिर अपने ही चीफ सेक्रेटरी से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो हमेशा यहाँ की आवाम के लिए सोचती है, यहाँ की आवाम के लिए करती है। ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है कि जो बच्चियों की शादी के लिए, जिनकी उम्र 18 से शादी करने के लायक जिनकी उम्र हो जाती है, उनको 25,000 रुपया करके उनके अकाउंट में दिया जाता है, एकमात्र पश्चिम बंगाल में। मैं भी, मेरा भी यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पर किसान सम्मान निधि किसानों के अकाउंट में नहीं जाने दी जाती है। ये भी वही बंगाल है ना, यही बंगाल है कि जहाँ ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अनिल सिंह जी भी मेरे साथ हैं। यही बंगाल है जहाँ कृषक बंधु है, जहाँ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यही बंगाल है कि जहाँ किसानों को इंश्योरेंस की व्यवस्था है। यही बंगाल है कि जहाँ की मुख्यमंत्री ने किसान के तमाम अकाउंट का डिटेल भेजा है, अभी तक उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। आपने रोका भाई, वो डायरेक्ट ट्रांसफर से रोका, पैसा ट्रांसफर करने से सरकार ने मांगा, हमको तो हम देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अब पश्चिम बंगाल सरकार का जीएसटी का रुपया 50,000 करोड़ से ज्यादा आप बंगाल को नहीं दे रहे हैं। आपने जो है यहाँ गरीब कल्याण योजना से बंगाल को, ठीक है, मैं अभी अनिल सिंह जी के पास चल रहा हूं। अनिल सिंह जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनका रिएक्शन इसमें जरूर लूंगा। अनिल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, देखिए दावे और वादे क्या क्या हो रहे हैं हम देख रहे हैं, और जोर भी पूरा लगाया जा रहा है, और सारा का सारा फोकस अभी नंदीग्राम शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है, और कहा जा रहा है कि बंगाल का भविष्य भी इसी सीट से तय होगा। सर, आपकी क्या राय है? नंदीग्राम में जिस तरह से टक्कर हो रही है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कोई कह रहा है 50,000 से हराऊंगा, ममता बनर्जी कह रही है 1 लाख से ज्यादा। आपका आकलन क्या कहता है एज ए जर्नलिस्ट?
देखिए, नंदीग्राम में महान संग्राम हो रहा है, ये एक सत्य बात है। लेकिन नंदीग्राम जो बैटल ग्राउंड है, वास्तविक तौर पे वो ममता बनर्जी को बिलोंग करता है। उसका प्लेटफॉर्म ममता बनर्जी ने तैयार किया था और उस प्लेटफॉर्म को लेके ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री बनी हैं। अब रही बात अधिकारी की, अधिकारी उनके लेफ्टिनेंट थे, लेकिन नेता तो ममता बनर्जी ही थी। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, क्या मोदी के अलावा कोई व्यक्ति वोट ले सकता है? नहीं ले सकता है। राज्यों के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की 20-20 रैलियां क्यों लगाई जाती है? क्योंकि बीजेपी के वो फेस हैं। उसी तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की फेस हैं, जिनके ऊपर वोट पड़ेगा। और ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि बंगाल में आज 2 कैडर बेस्ड पार्टियों के बीच में चुनाव हो रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल में सिर्फ एक कैडर बेस्ड पार्टी होती थी जो सत्ता में रहती थी, चाहे वो लेफ्ट रहा हो या टीएमसी रही हो। इस बार दोनों कैडर बेस्ड पार्टियां हैं। ये लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कमिटेड लोग हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर वहां एक पार्टी वायलेंस कर रही है तो दूसरी पार्टी उसको काउंटर करने के लिए तैयार बैठी है। पूरा बंगाल इस चुनाव में रक्त रंजित हो जाएगा। इतना भीषण हिंसा होगा कि चुनावी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप देख रहे हैं कि हर जगह रक्तपात हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पार्टी कर रही है, उसको काउंटर करने के लिए दूसरी पार्टी तैयार बैठी हुई है। क्योंकि दोनों पार्टियों में कैडर बैठे हुए हैं, वो अपनी कमिटमेंट अपनी पार्टी के लिए जी जान से तैयार लगा के हैं। इस वजह से वहां पे ये हिंसा का दौर शुरू हुआ है और ये रुकने वाला नहीं है। ममता बनर्जी इस हिंसा का फायदा उठाते हुए अपने आप को प्रताड़ित रूप में पेश करते हुए सिंपैथी लेने के लिए ये सारी बातें कर रही हैं। तो आपको भी लग रहा है कि आपको भी लगता है कि ये सहानुभूति का एक्ट था? नहीं, इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि जब जेपी नड्डा के काफिले पे हमला होता है तो वो हमला हो जाएगा, और जब ममता बनर्जी के काफिले पे हमला होता है तो नौटंकी हो जाएगा। राजनीति में ये दोहरी मापदंड नहीं चलती है। ठीक है, इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, ओम प्रकाश बंगाल का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। दोनों पार्टियां हिंसा के लिए उन्मुक्त हैं और हिंसा के लिए तैयार बैठी हुई हैं। ठीक है, ओम प्रकाश सिंह के पास में चल रहा हूं, प्रवक्ता बीजेपी हैं ओम प्रकाश सिंह जी। ओम जी, आपने अभी अनिल जी की बात सुनी, ठीक है, आप उंगली उठा रहे थे, वो जवाब तो दीजिएगा, लेकिन उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं कि आपका भी कॉन्फिडेंस जो है उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि मेरे पास कुछ फिगर्स हैं और फिगर्स ये बताती हैं कि चीजें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के फेवर में हैं। क्योंकि 1984 से, चाहे मैं लोकसभा की बात करूं या विधानसभा की बात करूं, जब जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ी हैं, सिर्फ एक चुनाव वो हारी हैं, लेकिन जब जब वो चुनाव लड़ी हैं, उनको जो वोट मिले हैं परसेंटेज, वो लगभग 50% के आसपास रहे हैं। यानी कि बाकी सब 50%, ममता बनर्जी 50%। तो आप इस बार जो दावे कर रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा वोटों से हम हराएंगे, उनके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जो इतिहास है वो तो ममता बनर्जी के फेवर में जाता दिख रहा है, आंकड़े भी दिख रहे हैं। मैं बड़े भाई 2 मिनट ही लूंगा। पहले सबसे बड़ी बात की सारे सवालों का जवाब इन 2 मिनटों में। हमारे किसान नेता बड़े भाई, बड़े आदर पूर्वक करता हूं जो हमारे किसान नेता आए हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि नंदीग्राम में किसानों की जमीन के आंदोलन थे, छीने जा रहे थे, गोली चली, 14 किसान मारे गए, 60 बेघर हो गए, मैंने लापता मिले नहीं, और वो किसान आ रहे उसी सीपीएम का समर्थन करने। एक नंबर 2, फाउद हलीम साहब हैं, वो शायद मुझे न जानते हो, मैं उनके अब्बा जान को भी जानता हूँ, बड़े अच्छे आदमी थे, हमारे विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे, बहुत ईमानदार नेता थे। ये जो बोल रहे हैं कोरोना काल में ऑन रिकॉर्ड है, बिहार यूपी जैसे प्रदेशों ने 1400 ट्रेनों को अलाउ किया, और एकमात्र बंगाल है जिनके यहाँ रेलवे की चिट्ठियां पड़ी हो गई, रिकॉर्ड में है, ट्विटर फेसबुक पर भी है। अलाउ नहीं किया गया कि किसान अपने घर आए बंगाल में, ममता ने आने नहीं दिया। बड़े भाई मिश्रा जी हमारे तृणमूल के बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल बाद जब विदाई की बेला आ गई तो दुआरे सरकार, क्यों भाई 10 साल कहाँ थे? 10 साल बाद पुरोहित भत्ता, क्यों भाई? जब इमाम भत्ता शुरू हुआ, जब बीजेपी ने विरोध किया, आपने उस समय क्यों नहीं दिया? जब आप एक धर्म निरपेक्ष बनते हो तो चारों धर्मों को दो, इमामों को क्यों, अब पुरोहितों को क्यों, अब शिव मंदिर में पूजा क्यों? और हमारे कॉन्फिडेंस का एक ही आधार है, एक ही आधार है। ये जो हमारे पत्रकार दादा हैं, ये एक तरह से तृणमूल की भाषा बोल रहे हैं। टीएमसी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, फुआ भतीजा की पार्टी है, इसमें किसी तीसरे की सुनी जाती है क्या? और हमारी 10 साल से ऐसी सरकार चला रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी अच्छी हो बुरी हो, सीपीएम है, भाजपा है, ये तृणमूल कब से हो गई? और 10 साल से ऐसी सरकार चला रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं,
और सुनिए, देखिए 10 साल से लालू भी 15 साल थे, तो क्या कैडर बेस पार्टी थे क्या? तो कैसे जीत रहे ये हैं? तो भाई भतीजावाद वाली पार्टी है। हुआ के बाद भतीजा, किसी तीसरे नेता का नाम हमको बता दीजिए। आप ऐसे नहीं होता। और दूसरी चीज, पॉइंट, मेरे किसान नेता यहाँ आए हुए हैं, मैंने उनसे पूछा, वो बोल नहीं पाए। भाई आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, लोकसभा को नहीं मानोगे, प्रधानमंत्री को नहीं मानोगे, और सुनिए 3 दिन नहीं 300 दिन ये लोग प्रचार करें, बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, अमित शाह जी ने कहा। और क्यों, वो भी बता दें। 136 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की खून हो चुकी है। मेरे ऊपर 32 एफआईआर, 3 बार जानलेवा हमला हुआ एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर। बंगाल की राजनीति, बंगाल में हम लड़ रहे हैं, और हम लोगों को ये जो किसान नेता बने बैठे हैं, मेरे भी पिता किसान थे, मैं किसी जज कलेक्टर का बेटा नहीं हूँ, किसी धन्ना सेठ का। और किसानों का टेंडर ये कुछ लोग झुंड बना के नहीं लिए हैं। इसी हावड़ा के उलबेड़िया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। मैं फौज अलीम साहब से बोलूंगा कि एक बार इस पे जरूर बोलें। आपको पता लग जाएगा, जो बोल रहे हो सब किसान देश का सुन रहा है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। साहेब, हम किसान के घर में जन्म लिए, आपको लेकर तरह हम लोग किसानों की नौटंकी नहीं करते हैं। मैं देश के सामने बोल रहा हूँ, मैं अभी किसान का बेटा हूँ। मेरे बड़े भाई हावड़ा स्टेशन में कूली थे, जज कलेक्टर नहीं है, बीजेपी से मिल रहा है ना, अब कहाँ किसान रह गए? मुझे कहाँ से मिलेगा वो तो आपको बता, आप जवाब दीजिए ना। 3 कानून में क्या बुरा है? एमएसपी जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम बता रहे हैं, सुनने की क्षमता करिए। रहेगा। अब मैं, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। बंगाल की राजनीति में एक बात आपको बता रहे हैं ना, आप हमको 5 बातें बताइए, हम आपको नुकसान बताते हैं। आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। आप बता दीजिए। बोलिएगा, मैं सुनूंगा। पहले सुन लीजिए, आप सुनने का धैर्य रखिए ना। 5 लाख बता दीजिए हमको। धान की खेती, आलू की खेती किसानों की भूमि है बंगाल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बंगाल ने दुनिया को दिशा दी ना। एक समय कहा जाता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, 28 साल कांग्रेस, 34 साल सीपीएम, 10 साल तृणमूल, ये हिंसा का दौर क्यों? बदनाम बिहार में चुनाव हुए, गोली चली क्या? कश्मीर में डीडीसी चुनाव हुए, गोली चली क्या? और बंगाल में क्लब, स्कूल का कमेटी का चुनाव में गोली बम। कौन है जिम्मेवार इसके लिए? भाई हम तो इस परंपरा को बदलना चाहते हैं। और बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, हम संस्कार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सोनार बांग्ला का जो लक्ष्य है उसको हम पूर्ण रूप से करेंगे, और इसमें हमें कोई ठीक है। चौधरी साबित मलिक, क्या प्लान है आप लोगों का? मैं पहले इनको बता दूं कि क्या क्या, इनको बता दें कि काला क्या क्या है। अभी मैंने इनको बताया था, फिर बता रहा हूं। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 3 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसडीएम का जो फैसला होगा वो बाध्यकारी होगा, उसके बाद में आप कहीं जा नहीं पाओगे, और उसका जो फैसला होगा उसमें डिग्री के समान उसकी वैल्यू होगी, और उसकी वसूली किसान से भू राजस्व के द्वारा की जाएगी, यानी कि जमीन उसकी नीलाम कर दी जाएगी। बहुत आगे निकल चुकी है इस पॉइंट पे बहुत डिस्कशन हो चुके हैं पहले भी। मुझे लगता है इस पॉइंट पर जब किसानों की बैठक हुई थी सरकार के साथ, इस पॉइंट पर सहमति बन भी गई थी। इस पॉइंट पर सहमति बनी भी थी, ठीक है ना? ये अब पुरानी बातें हो गई, ये अब पुरानी बातें हो गई हैं। अब आप लोग पॉलिटिकल होते जा रहे हैं, अब आप लोग पॉलिटिकल होते जा रहे हैं, अब आप पॉलिटिकल मैदान में कूद पड़े हैं, अब आप लोग पॉलिटिकल मैदान में कूद पड़े हैं। तो अब सीधी साफ बात कीजिए। मिनिमम सपोर्ट, अब आप लोग पॉलिटिकल मैदान में कूद पड़े हैं, तो सीधी साफ बात कीजिए। अगर वो राजनीति है तो राजनीति कर रहे हैं, हमको अपनी फसल का उचित भाव और समय पे भुगतान चाहिए। अगर एमएसपी मांगना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं, तो पार्टी बना लीजिए। लेकिन हम लोग नहीं तो किसी के खिलाफ वोट न देने की अपील करना क्या है फिर? ये राजनीति नहीं है। हम लोग जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। अरे किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, यहाँ पर लंगर तमाम चल रहे हैं, और माननीय गृह मंत्री जी और प्रदेश ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खाना खाने बंगाल में जाते हैं। अरे यहीं पे खाना खा लेते, यही किसानों से बात कर लेते। हम लोग तो मैं कह तो रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ किसी के दर, किसी के द्वार जाने की जरूरत क्या है? अपनी पार्टी बना लीजिए, आपके पास इतना बड़ा जनाधार है, आपके पास इतना बड़ा। मुझे बात करने दीजिए। तो लोकसभा में दिए गए सरकार के बयान का कृषि मंत्री का सम्मान करते हैं। आप किस देश की और किस किसानी की बात करते हैं? अरे आप लोग झूठे हो, आप लोग हर जगह झूठ बोलते हो। आपने 15 लाख रुपए भी दिए थे, आपने किसान की आय कितनी भी कर दी, हमारे गन्ना किसानों को 15 दिन 14 दिन का भुगतान भी कर रहे हो। आपको किसी बात पर कोई नहीं है। यही बात बताने हम बंगाल जा रहे हैं कि ये सबसे बड़े झूठे हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। के खिलाफ लड़ने ठीक है, मैं डॉक्टर फौद हलीम के पास चल रहा हूँ। खाना नहीं खाते हैं, उनको हम लोग
उठा के लाते हैं। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर फौद हालिम के पास चल रहा हूँ। डॉक्टर फौद हालिम, आपने देखा भी कि किसानों को लेकर, किसानों की एंट्री के बाद जो सियासत है अब कुछ वो टर्न होती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कि किसानों की एंट्री और जो 3 दिन का प्रोग्राम है, इसमें अलग अलग जगह महापंचायत करने की बात कर रहे हैं, नंदीग्राम में भी महापंचायत करेंगे और अपील क्या है वो तो आप जानते ही हैं। क्या ये किसानों की एंट्री क्या राजनीति का रुख बदल सकती है? अब बंगाल की हवा का रुख बदलेगा? देखिए, मैं पहले तो आपके शब्द का जो प्रयोग है एंट्री, इसका मैं विरोध करता हूं। किसान क्या एंट्री कर रहे हैं? बंगाल एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ किसान खेती यहीं तो से वोट यहाँ जुटाने मिली की भी शुरुआत कर रहे हैं और क्या? ऑल इंडिया सर्वभारतीय किसान सभा जो किसान आंदोलन का नेतृत्व दे रहे हैं, वो तो बंगाल के हन्नान मुल्ला जो लीडर है वो तो बंगाल के ही है। आप ये जो सर, मैंने सियासत में एंट्री की बात की। कौन एंट्री ले रहा है? बंगाल बिल्कुल, मैंने सियासत में एंट्री की बात की सर, मैंने सियासत में एंट्री की बात की। आंदोलन हमेशा अरे भाई, आप सियासत में क्या एंट्री है? किसान हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भाई। किसान खेती का मामला हमेशा हमारा हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसके ऊपर असर डाला है। और हिंदुस्तान के किसान आज दिल्ली में वहां पर जमायत करके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के किसान है। ऐसी बात नहीं है कि एक राज्य, 2 राज्य या 3 राज्य के किसान वहां बैठे हुए हैं। तो ये आपका गलतफहमी दूर कर दीजिए और शब्द ऐसे मत प्रयोग करिए कि आप कह रहे किसान जैसे बंगाल में कोई खेती नहीं करता, कोई किसान नहीं है, वो लोग बाहर से चले आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। और सर, यूपी का किसान आ रहा है ना, किसान बैठे तो मैं क्या कहूंगा, क्या बंगाल के किसान की प्रतिनिधित्व नहीं हो रही है? अरे भाई, हन्नान मुल्ला भी तो आ रहे हैं, वो तो बंगाल से तो दिल्ली गए हैं। तो मैंने एक जनरलाइज शब्द का इस्तेमाल किया है ना, बैठे हुए हैं। आप उसको इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? आप उसको इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं ये सही प्रयोग नहीं, मैं इसलिए हम इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि ये शब्द सही तरीके से प्रयोग नहीं हो रही है। किसान या आपकी पॉलिटिक्स को ज्यादा सूट कर रहा है इस वक्त, इसीलिए सारा हिंदुस्तान का किसानों का आंदोलन है, ये कोई राज्य विशेष नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो अहम बात कह रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान पर जो कृषि आइन लागू की गई है उसका विरोध बंगाल में पहले से चल रही है, आप देखें बंगाल के जो चुने हुए एमपी थे, जब भी ये किसान बिल पेश आया 2014 के बाद, तब बंगाल के एमपीओ ने इसका विरोध किया है। तो ये नई बात नहीं है बंगाल के किसानों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको 2-3 शब्द कह देता हूं, वो ये है कि उनके प्रवक्ता कह रहे थे, आपको ये समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वो लोग कंफर्टेबल रहे हैं। और इसलिए कंफर्टेबल रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में एक वाहिद पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोपित होकर के दंडित हुआ है, कन्विक्टेड हुआ है कोर्ट में, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दंडित हुए थे, कन्विक्टेड हुए थे, ये आपको याद रखना है। और नरेंद्र मोदी साहब जब रविवार को कलकत्ता में ब्रिगेड रैली किए थे, उनका ऐसे लग रहा था वो ईडी और सीबीआई का रोल कॉल कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती ईडी नोटिस मिला हुआ है, शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे सीबीआई का नोटिस है, आपके सोवन चट्टोपाध्याय उसको ईडी और सीबीआई दोनों का नोटिस मिला हुआ है, मुकुल राय उनको सीबीआई का नोटिस मिला हुआ है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर भ्रष्टाचार के संस्कार, बंगाल में संस्कार की राजनीति करने आ रहे हैं ना, भ्रष्टाचारी जो लोग हैं तृणमूल में उनको अपने घर में दाखिल करने आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं। बस मेरे पास सर इतना ही समय था, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, इतना ही समय था मेरे पास। और इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि नंदीग्राम की सीट है, सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब किसान आंदोलन बंगाल पहुंच गया है, अलग अलग जगह महापंचायत करने की योजना है, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये किसान आंदोलन की आंच जो बंगाल पहुंची है ये नुकसान पहुंचाएगी या किसी को सियासी फायदा पहुंचाएगी। ये आने वाले वक्त में चीजें तय होंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।